राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में। तो आज हम देखेंगे प्रगतिवाद। उत्तर छायावाद हमने देख लिया, उत्तर छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद का जो आंदोलन सन 1936 से आरंभ हुआ, उसके बीज छायावादी कविताओं में ही बोए जा चुके थे। मतलब छायावादी कविताओं में ही प्रगतिवाद का रूप दिखने लगा था, क्योंकि कोई चीज़ अचानक नहीं आती है। इसे आधुनिक काल के आरंभ तक ठेला जा सकता है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साम्राज्यवाद विरोधी स्वरों की अनुगूंज भारतेंदुकालीन साहित्य में ही सुनाई पड़ने लगती है। किसानों मजदूरों की दुर्दशा की ओर भी लोगों का ध्यान गया। प्रेमघन ने तो किसानों की दुर्दशा का विस्तृत वर्णन किया है। किसमें किया है? दुर्दशा दत्तापुर लिखे हैं ना प्रेमघन, उसी में किसानों की दुर्दशा का वर्णन किए हैं। और मैथिली शरण गुप्त ने तो किसान नामक एक काव्य लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, इनकी पंक्ति है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आहा बेचारे दुख के मारे निस्दिन पच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न होए तब सब उठवा ले जाए लगान। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। इसे फ्रांस, इंग्लैंड और भारत के प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। केवल मार्क्सवादी विचारा का प्रवाह मानना भी गलत है। किसी भी विचारधारा के आने और पनपने के लिए उपयुक्त मौसम और तदनुरूप जमीन की आवश्यकता होती है। यदि तत्कालीन कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो पता लगेगा कि उसके भीतर से समाजवाद का पौधा उग रहा था। सन 1930 से 1933 तक कांग्रेस का आंदोलन जय पराजय के रास्ते से गुजर रहा था। सन 1930 में गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई। नमक कानून तोड़ा गया। इस आंदोलन की चिंगारी सारे देश में आग की लपट की तरह फैल गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कई स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह भी हुए, पर गांधी इरविन पैक्ट और गोलमेज कॉन्फ्रेंसों की समझौतावादी नीति ने इस आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी। इन समझौतों के फलस्वरूप गांधी जी को सरदार भगत सिंह और उनके मित्रों की फांसी का तोहफा मिला। गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा सके। सन 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन की वापसी पर सुभाष चंद्र बोस अत्यधिक क्षुब्ध थे। उन्होंने बयान दिया कि अब नए सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कांग्रेस के भीतर नए सिद्धांतों की खोज शुरू हुई। सन 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का जन्म हुआ। आचार्य नरेंद्र देव ने इसके प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व किया। आचार्य जी मूलतः मार्क्सवादी थे, लेकिन वे एक सीमा तक गांधीवादी सिद्धांतों का भी उपयोग करना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी को गांधीवादी सिद्धांतों से चिढ़ थी। चिढ़ क्या, घृणा थी। यही कारण है कि वामपंथियों का कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बन सका। जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी रुझानों से सभी परिचित थे। सन 1936 में लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने समाजवादी लक्ष्य तक पहुंचने की घोषणा की थी। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय देश समाजवादी विचारधारा अपनाने के लिए तैयार था। पश्चिम की ऐतिहासिकता परिस्थितियों के कारण वहां का माहौल भी इसके अनुकूल था। सन 1935 में हेनरी बारबुज के नेतृत्व में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास पेरिस में हुआ। तो प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया? तो हेनरी बारबुज ने किया। 1935 में पेरिस में किया। संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व लेखक अधिवेशन, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर, उसी वर्ष पेरिस में बुलाया गया। इस अधिवेशन में प्रगतिशील लेखकों की एक अस्थायी समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार और विचारक E.M. फॉस्टर थे। तो E.M. फॉस्टर को ध्यान देना है। सन 1935 में ही लंदन स्थित भारतीयों में से
कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का निश्चय किया। इस निर्णय को कार्य रूप में बदलने का काम मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर को सौंपा गया। वहीं पर संघ का घोषणा पत्र भी तैयार किया गया, जिसका सारांश प्रेमचंद ने हंस में छापा। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में सन 1936 में हुआ। इसी वर्ष से प्रगतिशील लेखक संघ का आरंभ होता है। छायावादी कवियों में निराला प्रगतिशील लेखक संघ से संबद्ध नहीं हुए, पर उनसे बड़ा प्रगतिशील लेखक कौन होगा? उनकी प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर जो 1937 में प्रकाशित हुई, इस पर प्रगतिशील आंदोलन का प्रत्यक्ष न सही परोक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। इसी वर्ष प्रसाद जी का लेख यथार्थवाद और छायावाद छपा। तो इसे ध्यान देना है, यथार्थवाद और छायावाद लेख प्रसाद जी का है। इसमें यथार्थवाद प्रगतिवाद से आया है। भगवती चरण वर्मा विचारों से प्रतिक्रियावादी हैं और भाग्यवाद के समर्थक थे, लेकिन 1939 में उनकी एक प्रगतिवादी कविता चरमर चू चरर मरर जार चली रही भैंसा गाड़ी छपी। तो ये कविता ध्यान देनी है, भैंसा गाड़ी चरमर चू चरर मरर चली जा रही भैंसा गाड़ी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। जादू वह जो सिर चढ़ के बोले। प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद कब घुस आया, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण 1936 में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं है। शिवदान सिंह चौहान के विशाल भारत में प्रकाशित एक लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 में आता है। इसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों की चर्चा है, पर प्रगतिवादी की नहीं। प्रगतिशील लेखक संघ के किसी भी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। सन 1938 में पंत जी के संपादकत्व में रूपाभ का प्रकाशन हुआ। यह मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, किंतु इसमें भी प्रगतिवाद शब्द नहीं आ पाया है। सन 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना अधिवेशन में नंदुलारे वाजपेयी ने इसी विषय पर भाषण दिया था। उस भाषण में भी यह शब्द अनुपस्थित है। सन 1942 में मुक्तिबोध का एक लेख है प्रगतिवाद एक दृष्टि, आगामी कल में प्रकाशित हुआ। तार सप्तक जो 1943 में आता है, तार सप्तक के अपने वक्तव्य में प्रभाकर माचवे ने भी प्रगतिवाद का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि 1942 के पहले प्रगतिशील साहित्य की आलोचना में मार्क्सवादी सिद्धांतों की जकड़बंदी का प्रवेश हो चुका था। मुक्तिबोध ने अपने लेख में इसके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। तो ये प्रश्न बनता है कि प्रगतिवाद के सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? तो मुक्तिबोध ने किया है अपने लेख में। उनका लेख है ना प्रगतिवाद एक दृष्टि, इसी में सैनिक रूप का उल्लेख किए हैं प्रगतिवाद के। और ये लेख किस में छपा? आगामी कल पत्रिका में छपा। वे इस आंदोलन की शिविरबद्धता को देखते हुए इसकी सेना में शामिल नहीं हुए। सन 1960 में सुमित्रा नंदन पंत पर एक लेख लिखते हुए उन्होंने अपने को प्रयोगवादी कहा है। यद्यपि उनसे बढ़ के प्रगतिवादी कवि कौन हो सकता है? पंत जी 1937-38 में प्रगतिशील रचनाएं लिखने लगे थे। इनका संग्रह युगवाड़ी में हुआ है। जीवन संघर्ष देता सुख लगता ललाम। ग्राम्य 1940 पर भी इस आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव है। इसमें ग्राम्य जीवन के प्रति वैचारिक सहानुभूति व्यक्त की गई है। इस धारा को रोकने का प्रयास भी कम नहीं हुआ। 1938-39 में अज्ञे विशाल भारत के संपादक हुए। इसके माध्यम से उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। यद्यपि 1947 तक वे इसकी गोष्ठियों में सम्मिलित होते रहे। भगवती चरण वर्मा भी विचार पत्र के माध्यम से इसका विरोध करने लगे। इलाचंद्र जोशी और प्रयाग का परिमल भी इसके विरोध में था। सन 1942 में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश में जो आंदोलन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया। फलतः वह देश की मुख्य धारा से कट गई। इसका प्रभाव प्रगतिशील आंदोलन पे भी पड़ा।
यद्यपि इप्टा भारतीय जननाट्य संघ 1943 के माध्यम से फांसीवाद के विरुद्ध जनजागरण की मशाल जलाई गई, फिर भी 1951 तक यह आंदोलन बिखर गया। इस बिखराव का संकेत सन 1950 में लिखे गए रामविलास शर्मा के एक नोट में मिलता है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि हमसे कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना। उन्होंने एक दूसरा संगठन अखिल भारतीय जनवादी लेखक संघ बनाने का सुझाव दिया। अब इस नाम का एक संगठन बन गया है, किंतु यह अपनी एकांगिकता और कट्टरता में प्रगतिशील लेखक संघ से मीलों आगे है। जैसा कि शर्मा जी ने अपने उक्त उदाहरण में प्रगतिवाद की संकीर्णता का उल्लेख किया है, वह प्रगतिवादी कवियों की नामावली से स्पष्ट है। प्रगतिवाद के 3 कवि जैसे ढाक के 3 पात। तो ढाक के 3 पात कौन कौन? बच्चन सिंह किनको कहे हैं? तो नागार्जुन को, केदारनाथ अग्रवाल को और त्रिलोचन को। इन तीनों को बच्चन सिंह कहे हैं कि ढाक के 3 पात थे ये। तो ढाक के 3 पात किसी की कहानी भी है, तो आप बताएंगे किसकी कहानी है कमेंट में, ठीक। त्रिलोचन को तो कृपांक देकर उस श्रेणी में डाला गया है। असली प्रगतिवादी तो 2 ही हैं। बच्चन सिंह ये भी कहते हैं कि असली प्रगतिवादी 2 ही हैं, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। इन दोनों को लेकर आलोचकों में ठन गई। जिस काव्य आंदोलन में 2 ही कवि हों, उसकी संकीर्णता तो स्वतः सिद्ध है। इस आंदोलन से इतना लाभ अवश्य हुआ कि लेखकों में विशिष्ट सामाजिक चेतना उत्पन्न हुई। तो सबसे छोटा ये प्रगतिवाद युग है, सबसे छोटा युग है हमारा। इसमें 5-6 कवि आते हैं। मेन आपके नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल ही हैं, फिर त्रिलोचन हैं, उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन हैं, यही है बस कवि। तो देखेंगे नागार्जुन को। नागार्जुन 1911 में जन्म हुआ इनका। जन्मना कवि, प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। तो पूछता है कि बच्चन सिंह का ये कथन किसके बारे में है कि जन्मना कवि थे, प्रकृति से घुमक्कड़ थे और विचारों से मार्क्सवादी थे। तो ये कथन नागार्जुन के बारे में है। कविता के लिए इनकी कोई भी विषय हो सकता है। लालू साहू, नेवला, कटहल और घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ। मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से कोई सरोकार नहीं। कुछ दिन काशी रह के संस्कृत की पढ़ाई अवश्य की। ठेठ देसी संस्कारों ने उन्हें पश्चिमी प्रभाव से बचाए रखा है। इस अर्थ में संभवतः वे अकेले हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा सिद्धांत और हृदय परिवर्तन में उन्हें आस्था न थी, किंतु उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निवृत्ति मिर में देव तुम ही ज्वालमान हो, धाकचो खोकेन बोई जे गांधी महात्मा में उनके प्रति आदर व्यक्त किया गया है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय योग देने के कारण उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी, किंतु उसी क्रांति को नागार्जुन ने खिचड़ी विप्लव और संपूर्ण भ्रांति कहा है। खिचड़ी विप्लव नागार्जुन की कविता भी है। सन 1962 में चीनी आक्रमण के समय कम्युनिस्टों की नीतियों से सहमत न होकर उनसे अलग हो गए, किंतु किसानों मजदूरों की पक्षधरता को कभी आंच न आई। कवि की घोषणा है, नागार्जुन कहते हैं प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। कौन कहता है? नागार्जुन। उसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज कल्याण के लिए तो है ही। कहते हैं अपने आप को व्यामोह से उबारने के खातिर भी है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे वह संबंध ना हो। राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था से वह आबद्ध है। स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजनों के पलकों की कोर में, तीसरी चौथी पीढ़ी के दंतुरित शिशु सुलभ हास में, यह आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस और मर्मस्पर्शी हैं।
सब मिला के उनके 20 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। किसके? नागार्जुन के। उनमें से बहुत सारी ऐसी कविताएं भी हैं जो सपाट, उबाड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय हैं। इसके कारण नागार्जुन के मूल्यांकन में बाधा पहुंचती रही है। इन अत्यल्पजीवी कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने दीर्घजीवी कविताएं भी लिखी हैं। उनकी कविताओं को छांटकर एक छोटा सा काव्य संग्रह भी निकला है। दलीय और पोस्टरीय कविताएं उनके पक्ष को कमज़ोर करती हैं, किंतु बेहतर कविताओं के लिए वे ऊर्जा देती हैं। उनकी कविता का मूल सूत्र डेविएशन है। इसी सूत्र के सहारे हम उनकी मूल्यवत्ता और कलात्मकता तक पहुंच सकते हैं। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, ऐसी ही कविता है। बचपन का लौटना, पंकिल कछार में भारी खुरों के निशान, नीलकंठ की उड़ान, सूर्योदय का प्रकाश, बिंब आदि देख के कह उठता है, ओम नमो भगवते भास्कराय। अशिथिल समाधि की कविता इस प्रकार वस्तुओं का न्यथर कर देती है, यह उसका प्रमाण है। इस डेविएशन से कविता का अपना कलात्मक सौंदर्य भी निखर उठता है। रवि बाबू में वह वर्ग भेद से डिविएट करता है। वे पूछते हैं कि रवि बाबू को संपन्नता का आडंबर क्यों छू नहीं गया, उससे उनकी प्रतिभा की लौ मध्यम क्यों नहीं हुई। नागार्जुन की दृष्टि में वे विश्ववंद्य महाकवि हैं। यहाँ पर वे बधी बधाई पद्धति को तोड़कर कवि के काव्योत्कर्ष, समतामूलक दृष्टि और मानववाद की आशंसा करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल पे लिखी गई कविता ओ जनमन के सजग चितेरे। तो नागार्जुन ने एक कविता लिखा है, ओ जनमन के सजग चितेरे। किसके ऊपर लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल के ऊपर लिखा है। तो ये पूछ सकता है, आपको ध्यान देना है। इस कविता में कवि भावात्मक तन्मयता में डूबकर शुक्ल जी के शब्दों में जिस भाव योग की सृष्टि करता है वह अद्वितीय है। परिजन से आबद्ध ऐसी कविता दूसरी नहीं है। ग्राम में लय ताल पर थिरकती बुंदेलखंडी संस्कृति और धरती में रंगी आत्मीयता से सारोबार। बीच बीच में सधे बिंब कविता में जान डाल देते हैं। नीलम की उजली घाटी में श्वेत कमल कानन है बांधा। स्वयं केदार को बुंदेलखंडी संस्कृति और किसान बिंबों से साकार करते हैं। कालिंजर का चौड़ा सीना वह भी तुम हो। ग्राम वधू की दबी हुई कजरारी चितवन वह भी तुम हो। कुपित कृपक की टेढ़ी भौं है वह भी तुम हो। खड़ी सुनहली फसलों की छटा निराली वह भी तुम हो। उनके आत्मीय जनों में पत्नी है, शिशु है, जन्मभूमि है और एक विचित्र जंतु है नेवला। 3 चीज़ें इनको बहुत प्रिय हैं नागार्जुन को। पहला तो पत्नी, दूसरा शिशु और जन्मभूमि, और उसके बाद है एक विचित्र जीव नेवला भी उन्हें प्रिय है। सिंदूर तिलकित भाल में वे पत्नी के साथ गांव के पूरे परिवेश को याद करते हैं। ध्यान देना है। लिखते हैं कि याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी भी थकने ना देती पाँख। याद आता मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम, याद आता मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान। गुलाबी चूड़िया जो नागार्जुन ने लिखा है ये तो वात्सल्य का नमूना है। तन गई रीढ़ यह तुम थी प्रेम कविताएं हैं। दोनों तरह की कविताएं पारंपरिक वात्सल्य और प्रेम वर्णन से भिन्न हैं। वह तुम थी में वे लिखते हैं नागार्जुन, कर गई चाक तिमिर का सीना जोत की फाक यह तुम थी। अचानक उमगी डालों की संधि में छरहरे टहनी पोर पोर में गसे थे टूसे यह तुम थी। इस प्रेम में जनपदीय जीवन और उसकी ताजगी दोनों है। जोत की फांक टूसे भादों की तलैया कोई किसान कवि ही कह सकता है। नेवला जैसे नाचीज जानवर के प्रति जेलखाने के बंदियों की आत्मीयता देखते ही बनती है। जेल जीवन का नीरस और एकांत परिवेश नेवले की उछल कूद और जिजीवसा से रसाद्र हो उठता है। अपनी जमूरा शैली और बदकही के कारण पूरा प्रसंग नाटकीय हो जाता है।
जनपदीय मौसम, ऋतु चक्र, पेड़ पौधे, फूल फल उनकी चेतना में ऐसे रचे बसे हैं जैसे धमनियों में दौड़ने वाला खून। उनके सौंदर्य चित्रण में कवि का उल्लास भी बरसता चलता है। पाठक कवि के साथ खेतों की मेड़ों पर घूमता है, कछारों में उतरता, गेहूं के धान की बालों को छूता चूमता, मौल श्री कटहल की टटकी गंध को सूंघता, वंशी मादल के स्वरों पे झूमता, किशोरियों के कोमल कंठों में डूबता, आज के उबड़ खाबड़ जीवन को नया अर्थ और आस्तिकता देता है। कुछ उदाहरण देखिए। नागार्जुन की पंक्तियां हैं। धिन धिन धमक धमक मेघ बजे, गीली भादो रैन अमावस, कैसे ये नीलम उजास के अक्षत छिट रहे जंगल में, मौलसिरी के ढेर के ताजे टटके फूल, अपनी गंवई पगडंडी के चंदन वर्णी धूल, मृगछाला पर पलथी मारे मदिरालय आंखों वाले, उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को, वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन की कविता है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की राजनीतिक सामाजिक कविताओं में धार वहाँ आती है जहाँ उनके शवर पुत्र और दुर्वासा का प्रवेश नहीं है, जहाँ विषय वस्तु गांव के परिवेश से उठाई गई है। इन चित्रणों में वे स्वयं शामिल हैं। प्रेत का बयान और मास्टर ऐसी कविताएं हैं, वे स्वयं भी इसी वर्ग के हैं। नागार्जुन लिखते हैं, बहुत पंक्ति है अच्छी नागार्जुन की, इसे ध्यान देंगे कि कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधो, मैं दरिद्र हूँ, पुस्त पुस्त की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसी खुरदरी जीभ से मेरा लहू चाटती आई, मैं न अकेला, मुझ जैसे तो लाख हैं, कोटि कोटि हैं। मृत्यु भीति की दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और रोमांटिक कविताएं बहुत लिखी गई हैं, किंतु मृत्यु का यथार्थ नागार्जुन के यहाँ मिलेगा। प्रेत का बयान की भाषा पर भी प्रेत की छाया मंडरा रही है। दुखहरण मास्टर तो जीवित प्रेत है। दुखहरण मास्टर कविता है नागार्जुन की, उस कविता की कुछ पंक्तियां देखिए। जीवित प्रेत कहे हैं इसको कि जिंदा प्रेत है ये तो। लिखते हैं नागार्जुन, घुन खाए सहतीरों पे 12 खड़ी विधाता बाजे, फटी भीत है छत चूती है, आले पे बिस्तुइया नाचे, बरसाकर बेबस बच्चों पे मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के साजे। जिस तरह मास्टर में शिक्षा व्यवस्था के साथ स्कूली इमारत की बुनियाद उजागर करते हुए गांव को भी रेखांकित किया गया है, उसी तरह अकाल और उसके बाद में अकाल के साथ गांव घर की खस्ता हालत भी उभरती है। अकाल और उसके बाद में नागार्जुन लिखते हैं इनकी कविता में कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पे छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी, वहाँ पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। वे शैली की खोज नहीं करते, शैली उन्हें स्वयं खोज लेती है। जगह जगह गांव की धरती का खुरदुरापन अपनी उर्वरता और ऊर्जा के साथ उपस्थित है। उन्होंने ठीक ही कहा है, लिखा है नागार्जुन ने कि जन जन में ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। तो ये भी इनकी पंक्ति पूछी जाती है कि जन जन में ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता उस रवि का। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है नागार्जुन की। आगे आते हैं अब केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन को हमने देख लिया, अब केदारनाथ अग्रवाल। केदार जी प्रगतिवादी काव्यधारा के विशिष्ट कवि हैं। उनकी कविताओं को भी मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, राजनीतिक काव्य और प्रकृति प्रेम और समाज संबंधी काव्य।
फिर है कि विचारों में मार्क्सवादी होने के कारण उन्होंने आरंभ से ही शोषण, दमन और अत्याचार का विरोध किया है। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन केदार का सपना जनवादी सरकार की स्थापना में निहित था। वे सच्चे अर्थों में जनवादी हैं। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। वे सच्चे अर्थों में जनवादी हैं। आज़ादी के पहले तथा बाद की स्थितियों का दस्तावेज उनकी कविताओं में मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी हैं। इन कविताओं के बारे में बराबर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब वक्तव्य में कविता और कविता में रूपवाद देखा जा सकता है। कहा जाता है कि उसकी राजनीतिक कविताएं ही असली जनवादी कविताएं हैं। प्रकृति और प्रेम संबंधी कविताओं का रूपवाद का प्रभाव है। इस तरह के सरलीकरण से केदार की कविताओं का मूल्यांकन गड्डू मड्डू हो जाता है। प्रकृति और प्रेम की कविताओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पे उन पर कवि की वैश्विक दृष्टि का प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है। राजनीतिक कविताओं की सपाट बयानी से वे बच जाती हैं। रूप के महत्व को अब तो मार्क्सवादी भी स्वीकार करने लगे हैं। कुछ राजनीतिक या दस्तावेजी कविताओं की जांच कर ली जाए कि वे कितनी कविताएं हैं, कुछ उदाहरणों से यह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जैसे काटो 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 करवी, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बड़ हिंसा क्या है। केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, काटो 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 करवी, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बड़ हिंसा क्या है। डंका बजा गांव के भीतर, सब चमार हो गए इकट्ठा, एक उठा बोला दहाड़ के, हम 50 हैं पर हाथ 100% हैं, 100 हाथों से एका का फल बहुत बड़ा है, हम पहाड़ को भी उखाड़ के रख सकते हैं। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। तो काटो काटो करवी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है, सिपाही का डंडा तोड़ता है अंडा, शांति का दिया हुआ अंडे से निकल आया असंतोष, भभक उठा रोष, लहर उठा झंडा क्रांति का। तो सिपाही का डंडा तोड़ता है अंडा लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। यदि कोई इसे प्रतिबद्ध कविता कहे तो कह सकता है, उसे कौन रोक सकता है। यदि कोई जनवादी कहे तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। जीव है तो कुछ भी कहा जा सकता है। यदि इसके लिए कोई नया काव्य शास्त्र गढ़े तो क्या मम्मट मना कर सकते हैं? नहीं। क्रांति का परचम फहराने वाली कविताओं के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक अनुवृत्त है, नहीं कहा जा सकता। मुक्तिबोध के बारे में केदार का विचार है कि उन्होंने जनतांत्रिक चेतना का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। क्या जनतंत्र के नाम जब से उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा? केदार की राजनीतिक कविताओं की कमजोरी यही है कि उन्होंने मन मंथन नहीं किया। मन में कोई द्वंद्व नहीं, क्रांति के मार्ग में कोई अवरोध नहीं। जब चाहा जैसे चाहा क्रांति की नकेल पकड़ के ले आ दिया गया। सन 1976 में उन्होंने लिखा है, आज का लेखन में कहा है केदारनाथ अग्रवाल ने, क्या कहा है? आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। कौन कहता है? केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। बंदूकमार लेखन छाप की कविताएं नहीं हो सकती। इस प्रकार के बंदूकमार लेखन ने प्रगतिवादी काव्य के विकास को अधिक क्षतिग्रस्त किया है, उनसे भी अधिक जो लोग खुल के इसका विरोध करते रहे। बंदूकमार लेखन का प्रभाव इस तरह पड़ा कि हिंदी कविता में पिस्तौल मार लेखन या बुलेट कविता लिखी जाने लगी।
तिलछिन ताबड़तोड़ कटाकट में जो लोग ध्वनि सौंदर्य और जनतांत्रिक चेतना देखते हैं वे लोग धन्य हैं। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावदोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो प्रश्न पूछता है कि केदारनाथ अग्रवाल को छायावदोत्तर कविता का पंत किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। फिर भी दोनों में देश काल का अंतर है। पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी है और केदार की मैदानी बुंदेलखंडी। पंत की प्रकृति कोमल और इंद्रजालिक है तो केदार की सहज आत्मी और किसानी। नीम और पलाश पे पंत ने भी लिखा है और केदार ने भी, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। एक में रूप रंग की बहार है तो दूसरे में विकराल वनखंडी दुल्हन बन जाती है। पलाश ढाल लिए रण में खड़े हैं, बरगद, इमली, सेमल के पुरनिया पेड़, धतूरा और बेल पे कोई किसान कवि ही लिख सकता है। चंद गहना से लौटती बेल में केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। इसमें कवि खेत की मेड़ पे बैठा दिख रहा है और लिखता है, ये भी पंक्ति इनकी इम्पॉर्टेंट है, कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पे छोटे गुलाबी फूल का, सजगर खड़ा है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। व्यापारिक नगर का प्रेम व्यावसायिक होता है। प्रेम भी उपभोक्ता समाज की वस्तु बन जाता है। उपजाऊ में कई अर्थों का संश्लेष है। थोड़ा हवा का उद्यमी स्वरूप तो देखिए। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, अच्छी इनकी पंक्तियाँ बहुत मिलेगी तो आप लोग इसे नोट करिएगा इनकी पंक्तियों को। लिखते हैं, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप, मचाया गिरी धम्म से फिर, चढ़ी या मुँह पर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। स्वच्छंदता का कितना उल्लासमय और गद्यात्मक किसानी स्वरूप है। केन नदी तो उसके तन मन में ऐसी रची बसी है जैसे पीपल के पत्तों में फैली हुई नसें। वह कभी रेती पर बैठता है, कभी उसकी तेज धार देखता है, कभी नदी में डूबते सूर्यास्त का दृश्यावलोकन करता है, कभी उसकी उदासी देखकर लौट आता है, कभी उसकी तड़प देख के स्वयं तड़प उठता है। केन चित्रण में भी प्रच्छन्न रूप से भद्रलोक का विरोध तथा यथा स्थिति से संघर्ष है। लिखते हैं केदारनाथ अग्रवाल, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घुसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। फिर लिखते हैं, आज नदी बिल्कुल उदास थी इनकी कविता है। केन किनारे पलथी मारे, केन हमारी तड़प रही है, आदि कविताएं केन से ही संबंध है। नदी और उसके पानी पे इतनी ढेर कविताएं शायद ही किसी ने लिखी हो। केन स्नान का एक अत्यंत सादा किंतु मनोरम दृश्य देखिए। चली गई है कोई श्यामा आंख बचा के नदी नहा के, काँप रहा है अब तक व्याकुल विकल नील जल। केदार को जनता, केन नदी और अपनी पत्नी से बेहद प्यार है। पत्नी के प्रति उन्होंने लिखा है, हे मेरी तुम। तो हे मेरी तुम इनकी कविता है, अपनी पत्नी के प्रति लिखा है। नागार्जुन ने अपनी पत्नी के प्रति लिखा था सिंदूर तिलकित भाल, और केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, हे मेरी तुम। आओ बैठे आस पास हम, हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार के जीने का अभ्यास करें। हे मेरी तुम, आओ बैठे इसी रेत पे, हमने तुमने जिस पे चल के उम्र गवाई, एक मैं में द्वैत से अद्वैत होके वाक्य पूरा कर रहा हूँ, क्रिया कर्ता कर्म से भव भर रहा हूँ। इस तरह के निश्चल राग का अपना महत्व होता है। प्रेयसीवादियों के युग में ऐसा निर्वाज्य प्रेम दुर्लभ होता जा रहा है। इस अनास्थावादी युग में केदार ने अनास्था पर आस्था का शिलालेख लिखा है। नितांत मौन किंतु सार्थक और सजीव कर्म के कृतित्व की सूर्याभिमुखी अभिव्यक्ति, मृत्यु पर जीवन के जय की घोषणा। अपने दोस्त के प्रति उनकी कामना उनके आस्थावाद का ही प्रमाण है।
अपने दोस्त के प्रति वो क्या कामना करते हैं आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है इनकी, केदारनाथ अग्रवाल की। पूछ भी सकता है तो ध्यान देना है। केदारनाथ अग्रवाल में कल लाइव क्लास जो था उसमें भी कराई थी पंक्ति लिखे हैं, हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो एक नौजवान की तरह, खेत में झूम रहे धान की तरह। हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो अजय इंसान की तरह, मरण के इस रण में आमरण आकर्ण तनी कमान की तरह। हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो नौजवान की तरह। केदार शब्दों को अतिक्रमित करने, अनकहा को कहा मानने में विश्वास नहीं करते। वे इस आयातित सिद्धांत मानते हैं, अशब्द की स्थिति भी उन्हें अस्वीकार्य है। इस स्थिति में आदमी विस्थापित होता है और संप्रेषण की कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। यह केदार की अपनी विशेषता भी है और कलागत कमजोरी भी। इन कमजोरियों और विशेषताओं को उनके काव्य संग्रहों युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, हे मेरी तुम, आत्मगंध आदि में देखा जा सकता है। तो इनके सारे काव्य ग्रंथ को हमें ध्यान देना है, ठीक। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, कहे केदार खरी खरी। अब आते हैं त्रिलोचन। अब हम देखेंगे त्रिलोचन जी को। त्रिलोचन का जन्म होता है 1917 में। ये मुख्यतः आत्मविश्लेषण के कवि हैं। इसके माध्यम से उन्होंने किसानी जीवन और परिवेश का चित्रण किया है। उसमें किसानी जीवन की रीति नीति, आस्था विश्वास, आशा निराशा, गरीबी, मुक्ति कामना आदि के अनगिनत चित्र उड़े गए हैं। किंवदंती पुरुष त्रिलोचन को बाहर से जानना खतरनाक है। वहाँ पर इतिहास और तिथि क्रम गड्डू मड्डू है। उन्हें जानना हो तो उनकी रचना से जानो, उन्हें न जानने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। जानना तो उनकी कविता को है, कवि को कविता बनाती है। यो शायद ही कोई कविता हो जिसमें त्रिलोचन न हो। जीवन का एक लघु प्रसंग उनके जीवन का एक बुनियादी बिंदु है। अपने बारे में उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, जैसे वही त्रिलोचन है, चीर भरा पजामा, भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देखा कल। इस यथार्थ के भीतर उनके व्यक्तित्व का बनना होता है। उनकी एक पंक्ति है, उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, सधे कदम, तेजी वे टेढ़ी मेढ़ी राहें। जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तप तप कर ही भट्ठी में सोना निखरा है। किसी की शिकायत है कि त्रिलोचन में संवेदना नहीं है और किसी की शिकायत है कि उनमें धूम धड़ाम नहीं है। इस नाराजगी को झेलते हुए भी त्रिलोचन ने समझौता नहीं किया, विशेषतः कट्टर मार्क्सवादियों से। शब्द में उनके 3 सानेट हैं। सानेट एक प्रकार का छंद होता है, तो सानेट का प्रयोग किस कवि ने किया है? त्रिलोचन ने किया है। ये पूछता है तो ध्यान देना है। पहला सानेट है उन माओ के ऊपर लिखे हैं, दूसरा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर और तीसरा महात्मा गांधी के ऊपर। माओ, बोस, गांधी तीनों के ऊपर 3 सानेट लिखे हैं। वे चीन के प्रसंग में माओ की प्रशंसा करते हैं, पर भारत के प्रसंग में कहते हैं कि माओ जी, आपने चीन को जगाया, आप उसके जननायक हैं, पर भारत को भी अपनी सीमा की रक्षा करनी है। उसका दर्प जाग चुका है, उसके स्वाभिमान की कुंडली जागृत है। सुभाष चंद्र के बारे में उनका कथन है कि यदि कोई अपना सिर दे के सार कमाए तो कुछ समता सुभाष से आ पाएगी। यदि कोई अपना सिर न्यौछावर करके कुछ कमाए अपने जीवन में, तब उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस से थोड़ी सी की जा सकती है। फिर कहे हैं कि गांधी जी, उनके जैसे तो बहुत आदमी नहीं होते हैं। गांधी जी की विचारधारा के विरोध में एक कविता, उस जनपद का कवि हूँ मैं, है, पर गांधी के सम्मान पे कहीं भी आँच नहीं आती। नागार्जुन की गांधी संबंधी कविता से यह अलग है। कवि उनके मरण पे नहीं, कर्म पे बल देता है। कट्टरपंथियों को त्रिलोचन का सबके साथ और सबसे अलग व्यक्तित्व कैसे भा सकता है? इन कविताओं में विचारधारा नहीं,
भारतीय गांव का स्वर मुखरित है। कवि को देश की नाड़ी की सही पहचान है। कट्टरता पोषकों के संबंध में वो अपने संग्रह फूल नाम है एक में लिखते हैं। तो फूल नाम है किसका काव्य संग्रह है? त्रिलोचन का। इसमें लिखते हैं, साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेकने। संभवतः इसीलिए वे कहते हैं कि पहले मैं सोचता था उत्तर यदि नहीं मिले तो फिर क्या किया जाए, किंतु मेरे अंतर्वासी ने मुझसे कहा, लिखा कर, तेरा आत्मविश्लेषण क्या जाने, कभी तुझे एक साथ सत्य शिव सुंदर दिख जाए। कहना न होगा कि आंख वाले उनकी रचना में सत्य शिव और सुंदर देख लेते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ कि एक कविता में वे अपने इसी विश्वास की अभिव्यक्ति करते हैं। फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं, आओ अच्छे आए समीर, जरा ठहरो, फूल जो पसंद हो उतार लो, सखाएं टहनियाँ हिलाओ झकझोरो, जिन्हें गिरना हो गिर जाए जाए। आगे वे पुनः कहते हैं कि एक अनुरोध मेरा मान लो, सुरभि हमारी हमें बड़ी प्यारी है, इसको संभाल कर जहाँ जाना ले जाना, इसे तुम्हें सौंपता हूँ। जाए में सांस्कृतिक निसंगता के साथ सुरभि की महत्ता भी रेखांकित है। यह सुरभि उनके काव्य संग्रहों धरती गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश में उसी तरह समाई है जैसे शरीर में प्राण। सारे संग्रहों में कोई चाहे तो एक ही नाम दे सकता है, अर्घान। त्रिलोचन का अर्घान जायसी और निराला के अर्घान से भिन्न है। यह ठेठ गवई का अर्घान है। इस दृष्टि से वे जायसी के अधिक निकट हैं। तो अर्घान काव्य किसका है? त्रिलोचन का है, ध्यान देना है। त्रिलोचन की कविता में दो गांव दिखाई देते हैं, एक वे जो स्मृति शेष हो चुके हैं और दूसरे वे जो आज की मारधाड़, स्वार्थ और अर्थोपार्जन की दौड़ धूप में अतीत से कट गए हैं। इनको एक साथ रख के पढ़ने में वे कालांकित हो उठते हैं। ये कविताएं स्वयं अपना कालांकन करती हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, पुराने गांव से संबद्ध है। वह अपने बालम को पैसा कमाने कलकत्ते नहीं जाने देगी। वह स्त्री के मुहावरे में गाली के लहजे में कहती है, कलकत्ते पर बजर गिरे। किंतु परदेसी के नाम पत्र में एक दूसरी चंपा है, उसका बालम परदेसी हो गया है। दोनों में पत्र व्यवहार है। पत्नी का उलाहना है कि पति गांव को भूल चुका है। असहाय और दयनीय वेदना से भरा पति का उत्तर। पति क्या उत्तर देता है देखिए, कहता है, सचमुच इधर तुम्हारी याद तो नहीं आई, झूठ क्या कहूँ, पूरे दिन मशीन पे खटना, बासे पे आके पड़ जाना और कमाई का हिसाब जोड़ना, बराबर चितू चटना, इस उस पर मन दौड़ाना, फिर उठकर रोटी करना, कभी नमक से कभी साग से खाना। धीरज धरो, आज कल करते तब आऊँगा, जब देखूँगा अपना घर कुछ कर पाऊँगा। कोल्हाड़ और गांव की बारात भी स्मृति शेष हो चुके हैं, पर जिन लोगों को उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है वे इनके काव्यबद्ध स्वरूप में कोल्हड़ गंध और विवाह राग का निशी दिवस जाग नए सिरे से जीते हैं। इसी को शुक्ल जी स्मृत्याभास कल्पना कहते हैं। जिन्हें उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है उन्हें वे अपने में तल्लीन कर लेती है। आज की निरस्ता और उदासी में डूबा हुआ मनुष्य उस दुनिया में कुछ देर के लिए लौटकर सुख का अनुभव करता है, क्योंकि अब वह उसमें लौट नहीं सकता। पर परवर्ती गांव के वर्णन में उसका मोहक महल ढह जाता है और कभी कभी नॉस्टैल्जिक होकर उसी ओर मुड़ जाता है। नगई मेहरा में जिसमें लोग क्या क्या देख लेते हैं, इसी प्रकार की नॉस्टैल्जिया है। नागार्जुन की लंबी कविता नेवला, तो नागार्जुन की लंबी कविता ध्यान देना है, नेवला है। इसमें कारागृह के संदर्भ में नया अर्थ पा लेती है।
गाय तो गांव का केंद्रवर्ती पशु है, पर इसकी व्यंजना बहुत दूर तक मार करती है। इसका निहितार्थ आलोचकों पर लिखी गई कविताओं के साथ पढ़ने पे प्रकट होता है। त्रिलोचन के व्यंग्य की गहराई का पता इस कविता से लग जाता है। महाकुंभ ग्रामीण जनता का महापर्व है। कवि इसकी हंसी नहीं उड़ाता। आखिरकार भारतीय संस्कृति इन्हीं संस्थाओं पे तो आधारित है। महाकुंभ में देखा मैंने मानव कानन, मानचित्र था भारत का रेखांकित आनन। आने दो महाकुंभ में जन आता है, कुछ तो अपने मन का परिवर्तन पाता है। उसके ऋतु चक्र में वर्षा का वर्णन अनेक रूप रंगों में हुआ है। कहीं झापस में चिड़िया पंख समेटे यहाँ वहाँ बैठी है, कहीं सांध्यकालीन बादलों का रंगारंग है, कहीं 2 दिन पाहुन जैसे रह के बादल चले गए वे। पाहुन शब्द कैटेलिटिक एजेंट की तरह कविता में नई अर्थवत्ता भर देता है। प्रकृति वही है, पर कवि उसे किसानों से जोड़कर देखता है। इसके साथ ही ग्रीष्म, वसंत, मेहंदी और चांदनी को नवीन मानवीय संबंधों में रखकर देखा गया है। गांव के वर्णन के साथ काशी का वर्णन भी उन्होंने अनेक छंदों में किया है। काशी अब भी गांव ही है। जब त्रिलोचन काशी आए थे तब तो और भी गांव था। इन वर्णनों में नगर के साथ सारनाथ घाट, राजघाट का पुल भी है। 1-2 वर्णन तो ऐसे हैं जो भारतेंदु की प्रेम योगिनी की याद दिला देते हैं। त्रिलोचन की भाषा सादगी पे बहुत लोग मुग्ध हैं। यह उन्हें गांव से मिली है जो उनके छंदों में रच बस गई है। त्रिलोचन ने उसे संस्कारित किया है। यह दूसरी बात है कि कहीं कहीं निराला की भाषा की छाप दिख जाती है। उसके टुकड़े को भी त्रिलोचन ने मुख्यतः अपने गीतों में जड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास के वाक्य विन्यास से भी वह प्रभावित है। कहीं कहीं तो विनय पत्रिका की याद आ जाती है। शब्द जो त्रिलोचन का रचना है, शब्द उसका एक उदाहरण देखिए। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा, शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता। इसी प्रकार दौशर्क, दौविर्ण जैसे शब्दों के अनघड़ प्रयोग भी मिलते हैं। त्रिलोचन शास्त्री भी तो हैं। सानेट उनका सधा हुआ छंद है। आगरे के किले में जड़े हुए उस नग की तरह जिसमें ताजमहल प्रतिबिंबित हो उठता है। मतलब यह कि उसके स्थापत्य में जोड़ नहीं है। इसके बावजूद सानेटों का धरातल विषम है, ऊंचा नीचा। उनमें सूक्तियाँ, उपदेशात्मकता और सपाट बयानी भी है। पूरा वाक्य लिखने का हठ भी उनकी कविता को जगह जगह तीव्रतात्मक बना देता है। शैली में बदकही का रंग ढंग है जिससे पाठक सहज में ही उससे अपनापा जोड़ लेता है। कहते हैं त्रिलोचन कि मैं तुमसे बात किया करता हूँ और यही मेरी कविता है। त्रिलोचन गद्य कविता के पहले लेखक हैं और ये इनकी पंक्ति ध्यान देनी है, पूछी जाती है। मैं तुमसे बात किया करता हूँ किसकी है? त्रिलोचन की। और गद्य कविता के पहले लेखक कौन है? तो गद्य कविता के पहले लेखक ये भी इम्पॉर्टेंट है, त्रिलोचन है। यह बात दूसरी है कि स्वयं गद्य कविता कैसी है। उनके पास अपनी पश्यंती है, एक अच्छा अस्त्र, और कवि तम से लड़ता है पश्यंती के द्वारा। प्रगतिशील कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन का नाम उल्लेख्य है। उनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे हिल्लोल है, जीवन के गान है, यहाँ नहीं दिया है। हिल्लोल, जीवन के गान, वाड़ी की व्यथा, गुनिया का यौवन, इनके सब काव्य हैं। और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन की कविता भी है। तो प्रगतिवाद हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आता है प्रयोगवाद। तो एक क्लास में हमने प्रगतिवाद को समाप्त कर दिया। बहुत छोटा सा युग था। प्रयोगवाद 2-3 क्लास इस पे होगी, ये भी ख़त्म हो जाएगा। प्रगतिवाद का मैं वीडियो बना चुकी थी, डाल भी चुकी थी। फिर उसमें कुछ दिक्कत आ गया था, ऑडियो रिपीट हो गया था और वीडियो डिलीट हो गया था। फिर दोबारा मुझे बनाना पड़ा इसे। तो फिर आप लोगों को समस्या होने लगती, सब कहते हैं कि वीडियो गड़बड़ है। फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर इसे अब बना के फिर अपलोड किया जाएगा। चलिए, तो प्रयोगवाद, अब अगली क्लास आप लोगों को मिलेगी प्रयोगवाद पे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करिए, सभी के आप शेयर करिए। और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। लाइव क्लास होगी हमारी रात्रि 8 बजे। सभी लोग तैयार रहिएगा।